हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बैलेंसिंग के बारे में। तो केमिकल बैलेंसिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन इट इज अ वे टू represent any chemical reaction with the help of symbols and formula। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन एक वे होता है, एक मेथड होता है जिस मेथड के थ्रू हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को उसके सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि हमने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया है, तो अब हमको पूरा जिंक तो नहीं लिखना है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अब इस तरह से तो हम नहीं लिखेंगे पूरा। तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में और इजी या कन्वीनियंट वे में हमने लिखने के लिए हमने किसका यूज़ करेंगे, उसके सिंबल का यूज़ करेंगे या उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। क्लियर है? जैसे जिंक का हम सिंबल यूज़ करेंगे Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे H2SO4। तो इस तरह इन दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे। तो केमिकल इक्वेशन में जब भी हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशन, तो उसके सिंबल या उसके फॉर्मूले को लिखेंगे। तो इसके क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिंबल का फॉर्मूला का यूज़ किया है टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। तो इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन एक वे है या एक मेथड है जिस मेथड के थ्रू हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं केमिकल बैलेंसिंग। ठीक है, तो केमिकल बैलेंसिंग के बारे में जानने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं। ठीक है, होता है उसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म इन्वॉल्व होता है वो इन्वॉल्व होता है रिएक्टेंट, और सेकेंड जो इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट किसको कहते हैं, जो भी हमने चीज़ें ली हैं, जो भी केमिकल हमने लिया, जो भी सब्सटेंस हमने लिया जिसका हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमको जो चीज़ें मिलती हैं उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, रिएक्टेंट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। क्लियर है? जैसे हम रिएक्ट करवा रहे हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है इसके रिएक्शन के बाद, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक, तो ये दोनों हमारा क्या है, ये दोनों हमारा है रिएक्टेंट। ठीक है, और जो हमको केमिकल रिएक्शन के बाद जो चीज़ मिली उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे प्रोडक्ट, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। क्लियर है? रिएक्टेंट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उसको हमेशा राइट हैंड साइड लिखते हैं। और रिएक्टेंट को हमेशा हम किधर लिखते हैं, रिएक्टेंट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। प्रोडक्ट को हमेशा हम किधर लिखते हैं, प्रोडक्ट को हमेशा हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। क्लियर है? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि रिएक्टेंट क्या है, उसका रिएक्टेंट क्या है, तो आप जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ें लिखी होंगी उसको आप कहोगे कि ये इसका रिएक्टेंट है, और जो चीज़ें राइट हैंड साइड में लिखी होंगी उसको आप क्या कहोगे, उसका प्रोडक्ट है। क्लियर है? ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम केमिकल बैलेंसिंग करते क्यों हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी है केमिकल बैलेंसिंग करने की। ठीक है, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, मैटर। मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मैटर को ना हम कभी क्रिएट कर सकते हैं, ना मैटर को कभी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस एक वजह से हम केमिकल बैलेंसिंग को करते हैं। ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ उसमें जो भी मैटर इन्वॉल्व हुआ है वो ना तो रिड्यूस होगा ना वो
बढ़ेगा, ना ही वो क्रिएट होगा, ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा। इसीलिए हम हमेशा केमिकल बैलेंसिंग करते हैं कि जिससे कि जो आपका रिएक्टेंट है उसका जो एटम है, जितने नंबर ऑफ एटम आपके रिएक्टेंट साइड में है उतने ही नंबर ऑफ एटम आपके प्रोडक्ट साइड में हो। इस वजह से हम केमिकल बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हमको एग्जैक्ट दिखाना है कि जितना मैटर रिएक्शन इन्वॉल्व होने से पहले उसमें था उतना ही रिएक्शन इन्वॉल्व होने के बाद बचा है। क्लियर है? इस वजह से केवल हम केमिकल बैलेंसिंग करते हैं। क्लियर? केमिकल बैलेंसिंग should be done to satisfy law of conservation of mass। केमिकल बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं? टू जस्टिफाई कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो हमारा मास होता है मैटर का वो हमेशा कंजर्व रहता है, ना ही वो क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। जितना हमारे पास मास किसी भी केमिकल का रिएक्शन होने से पहले था, जितना रिएक्टेंट हमारे पास पहले थे उतना ही प्रोडक्ट हमको बाद में मिला है। ठीक है, उसमें कोई भी लॉस नहीं हुआ है मास का। उसी को हम जस्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं? केमिकल बैलेंसिंग करते हैं। क्लियर है? आप देखते हैं केमिकल बैलेंसिंग होता क्या है और कैसे होता है। क्लियर? केमिकल बैलेंसिंग, केमिकल बैलेंसिंग है क्या? केमिकल बैलेंसिंग एक मेथड है जिस मेथड के थ्रू हम नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल करते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम हमारे रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम हम किधर रखेंगे? प्रोडक्ट साइड में रखेंगे। क्लियर? दोनों तरफ हम बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, उसी बैलेंस को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस बनाने का कहते हैं केमिकल बैलेंसिंग। क्लियर? तो लिखिए इसको, द method through which we balance number of atom through which we make इसको through which we make number of atom equal on both the side is known as chemical balancing। क्लियर है? वो मेथड जिस मेथड के थ्रू हम नंबर ऑफ एटम को इक्वल करते हैं दोनों तरफ, रिएक्टेंट की तरफ भी और प्रोडक्ट की तरफ भी। जितना नंबर ऑफ एटम हमारा रिएक्टेंट की तरफ है उतना ही नंबर ऑफ एटम हमारा प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, या जितना नंबर ऑफ एटम हमारा प्रोडक्ट की तरफ है उतना ही नंबर ऑफ एटम हमारे किस तरफ होना चाहिए? रिएक्टेंट की तरफ होना चाहिए। तो जिस मेथड के थ्रू हम इसको बैलेंस करते हैं उस मेथड को हम कहते हैं केमिकल बैलेंसिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब कोई एक दो एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये और ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम ये देखते हैं कि हम सबसे पहले करेंगे क्या। ठीक है, कोई भी अगर आप केमिकल बैलेंसिंग करना है तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, उसको करना कैसे स्टार्ट करोगे? ठीक, तो सबसे पहले आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, राइट नेम। उसके बाद आप उसका सिंबल, आप उसका सिंबल और फॉर्मूला लिखोगे, सिंपल और फॉर्मूला। ठीक है, जब ये दोनों आप लिख लोगे उसके बाद आप कंपेयर करोगे। क्या करोगे? कंपेयर करोगे। कंपेयर करोगे कि आप देखोगे कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट के साइड इक्वल है कि नहीं है। तो जैसा कोई भी नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है तो उसके बाद आप करोगे मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चार चीज़ें आपको करनी होंगी, ये चार स्टेप इन्वॉल्व होंगे। क्लियर? सबसे पहले आप उसका नेम लिखोगे, फिर उस नेम को आप उसके सिंबल या फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे,
उसके बाद आप कंपेयर करोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड की नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है कि नहीं है। अगर आपने कंपेयर करने पे देखा कि उस तरफ आपका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, इस तरफ कम है, तो आप उस तरह के नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो इस स्टेप के थ्रू आप किसी भी केमिकल बैलेंसिंग को करोगे। क्लियर? तो एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। आयरन को रिएक्ट कराया गया है स्टीम के साथ। आयरन को रिएक्ट कराया गया है स्टीम के साथ, ठीक है। तो आयरन को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक। आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये आपको मिलेगा। जब हम आयरन को रिएक्ट कराएंगे स्टीम के साथ, हमें मिलेगा आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्लियर है? अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं इसके सिंबल और फॉर्मूला में। आयरन का फॉर्मूला Fe, स्टीम का H2O, आयरन ऑक्साइड का Fe3O4, हाइड्रोजन का H2। क्लियर है? ये हमारे पास आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम एलिमेंट लिखते हैं, रिएक्टेंट के साइड वो कितने हैं और प्रोडक्ट के साइड कितने हैं, ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। एलिमेंट रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं और प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं। तो एक है हमारा Fe पहला एलिमेंट, रिएक्टेंट की तरफ कितना है, ये 1 है, प्रोडक्ट की तरफ कितना है, ये 3 है। क्लियर? उसके बाद आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट की तरफ भी आपका कितना है, 2 है, प्रोडक्ट की तरफ भी आपका कितना है, 2 है। क्लियर है? फिर है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका रिएक्ट की तरफ कितना है, 4 है, सॉरी रिएक्ट की तरफ आपका है 1 और प्रोडक्ट की तरफ कितना है आपका 4, ठीक। यही इन्वॉल्व है, यही है आपके पास। आयरन कितना है रिएक्ट की तरफ, 3 है, प्रोडक्ट की तरफ कितना है, रिएक्टिंग आयरन रिएक्टिंग की तरफ कितना है, 1 है, प्रोडक्ट की तरफ कितना है, 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर प्रोडक्ट की तरफ कितना है, 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, केवल 1 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। क्लियर? ये हमने कंपेरिजन कर लिया। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। क्लियर है? देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करते हैं, सबसे पहले हम आयरन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है, ठीक। और इधर आयरन कितना था, 1 था। तो यहाँ पे जो है इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेक द इक्वल। तो 3Fe प्लस H2O गिव अस Fe3O4 प्लस H2। क्लियर? अब आयरन की इक्वल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पे ऑप्शन कितना है, 4। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखते हैं, 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। क्लियर है? ऑप्शन कितना है, 4। अब यहाँ पे ऑप्शन कितना है, 4, ठीक है। लेकिन जब हमने ये 4 लिखा तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन आपका हो गया 8, 4 2 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, केवल 2 था, तो हमको इसको भी तो इक्वल करना पड़ेगा। तो अब इस वाले हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3Fe प्लस 4H2O गिव अस Fe3O4 प्लस 4H2। क्लियर है? और हमारा सारा बैलेंस चेक कर लेते हैं। 3Fe ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, इक्वल है। एलिमेंट जितने रिएक्टेंट की तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम जितने एलिमेंट के इस तरफ थे रिएक्टेंट की तरफ, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट के एटम्स प्रोडक्ट की तरफ क्या इक्वल है। तो हमारा ये क्वेश्चन कैसा हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कोई। आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। क्लियर है? तो आयरन को लिखते हैं फॉर्म सिंबल Fe, ऑक्सीजन हमारा O2। जब ये रिएक्ट कराता तो हमें मिलेगा Fe2O3, ठीक है। यह जानते हो ना Fe2O3 कैसा आएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो इसको साथ लग जाएगा, ठीक है। आयरन की 3 होती है तो ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला फॉर्मूला बनेगा Fe2O3, ठीक है। Fe की वैलेंसी, Fe की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका
Fe2O3। क्लियर है? तो हमने सीधा वो लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम उसको बैलेंस करेंगे। तो ये लिखने के बाद, फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या देखते हैं, ये भैया यहाँ पे ऑक्सीजन आपका है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, ठीक है। तो दोनों तरफ इक्वल कैसे कर सकते हैं, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तभी ना होगा। तो देखते हैं Fe प्लस 3O2, Fe2O3, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना। तो कितना ऑक्सीजन हो गया 6, 2 3 या 6। लेकिन जब हमने यहाँ पे 2 लिखा, अब आयरन कितना हो गया, आयरन आपका हो गया 4, 2 2 या 4। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम आयरन को करेंगे 4 Fe प्लस 3O2 2 Fe2O3। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। क्लियर है? Fe कितना इधर 4, इधर Fe कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 6, इधर कितना है 6। ये बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कि हमने बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया है सल्फ्यूरिक एसिड से, हमको मिला क्या है, बेरियम सल्फेट मिला है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला है। क्लियर है? अब हम इसको बैलेंस करते हैं, हमने लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है। अब बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे बी हमारे पास बेरियम कितना है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, सल्फेट यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है 2 है, क्लोरीन कितना है 2 है। तो ये जो यहाँ पे HCl है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl। देखिए, तो अब ये बैलेंस हो गया ना। क्लोरीन कितना है 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, एक प्रॉपर बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने रिएक्ट करवाया है अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड से, ठीक है। हमको मिला क्या, कॉपर, नाइट्रोजन और वाटर। तो हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक ठीक। तो सबसे पहले इधर देखते हैं अमोनिया कितना है, नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2 है। तो सबसे पहले तो यहीं पे हमारा डिसबैलेंस कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन इधर कम है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 NH3 प्लस Cu प्लस N2 प्लस H2O, ठीक है। अब जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन कितना है केवल 2 है। तो अब इसको भी हमको बैलेंस करना होगा। तो 2NH3 प्लस Cu प्लस N2, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमको 3 से, तो 3H2O। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, इधर भी 6 उधर भी 6, लेकिन अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है केवल 1 है। तब हमको इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 2NH3 प्लस 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। क्लियर है? अब देखिए नाइट्रोजन 2 2, कॉपर, यहाँ पे कॉपर कितना हो गया 3 हो गया, तब हमको यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 कॉपर 3 कॉपर, क्लियर। 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ठीक है। 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, क्लियर है, सारा चीज़ बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको केमिकल बैलेंसिंग करना है। सबसे पहले आपको जो रिएक्ट हुए हैं उनको लिखना है, ठीक है, उनके फॉर्मूला सिम्बल्स को लिखना है। जब आप उसको लिख लोगे, उसके बाद आप चेक करोगे किस रिएक्टेंट की तरफ उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, उसके प्रोडक्ट की तरफ उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो उस तरह से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये भी चेक करोगे क्या उस मल्टीप्लिकेशन के बाद किसी दूसरे एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम बढ़ तो नहीं रहा है। अगर उस दूसरे एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम बढ़ेगा तो आपको उसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, उसको भी इक्वल करना होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि आपको देखना कि हमने जो, जैसे कि अब यहाँ पे हमने 3 कॉपर लिखा है, जैसे हमने यहाँ पे किया था
हाइड्रोजन, सबसे पहले हमने नाइट्रोजन को किया, नाइट्रोजन था 2 था, इधर नाइट्रोजन 1 ही था, तो हमने 2 लिखा, इसके वजह से हाइड्रोजन कितना हो गया, इसके वजह से हाइड्रोजन 6 हो गया। तो उसको सही करने के लिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 लिखने की वजह से अब ऑक्सीजन में वैसे कितना हो गया, 3 हो गया। तो उसको सही करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए, तो हमारा कॉपर भी कितना हो गया, 3 हो गया। तो फिर उसको इक्वल करने के लिए हमको 3 कॉपर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो इस तरह से आप चेक करोगे कि क्या हम मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे हैं उसके बाद किसी दूसरे एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम तो नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको उसको भी इक्वल करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ये देखनी है। क्लियर है? होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।